धन्यवाद। के शानदार अभिनंदन। हम एक पात्रता परीक्षा में भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश में प्राय पठार के बारे में करेंगे और उससे पूर्व जो मुख्य जो भौतिक प्रदेश थे उसमें हमने 2 यूनिटों का अध्ययन किया था। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय प्रदेश का हम अध्ययन करते हैं, और हिमालय प्रदेश को हमने कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद में हमने अध्ययन किया उत्तर भारत के विशाल मैदान का, और आज हम प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। तो भारत के जो प्रमुख जो भौतिक प्रदेश हैं वो कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है? एनसीईआरटी के आधार पर 6 भागों में, और भारत सरकार ने इसको कितने भागों में डिवाइडेड किया है? 5 भागों में। इसके बारे में चर्चा पूर्व की क्लासेज में हो चुकी है। अब आप प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कीजिए और ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रायद्वीपीय पठार, देखिए साथियों, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कब हुआ? सबसे पहले जो प्रश्न यहां से ही पूछ लेता है एग्जामिनर, काफी बार बड़ी से बड़ी एग्जामों में पूछा गया है, कब हुआ? क्रेटेशियस युग में। क्रेटेशियस युग में, क्रेटेशियस युग में प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। और क्रेटेशियस युग में किसके द्वारा हुआ? ज्वालामुखी उद्भेदन। किसके द्वारा हुआ था? ज्वालामुखी उद्भेदन। और ये ज्वालामुखी जो उद्भेदन हुआ ये कैसा था? दरारी उद्भेदन। कैसा था? दरारी उद्भेदन। ज्वालामुखी जो उद्भेदन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और एक दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। ध्यान दीजिएगा कि ज्वालामुखी उद्भेदन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी ने होकर के यहां कैसा हुआ? दरारी उद्भेदन। कैसा हुआ? दरारी उद्भेदन। और इस दरारी उद्भेदन से निस्सृत जो ज्वाला, निस्सृत जो लावा था उसके द्वारा किसका निर्माण हुआ? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस युग में हुआ? तो क्रेटेशियस युग में हुआ। किसके द्वारा हुआ? ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा हुआ। और ज्वालामुखी उद्भेदन कैसा हुआ? दरारी उद्भेदन। देखिए एक तो ज्वालामुखी 2 प्रकार से उद्भेदन होता है, एक तो केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार, और केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार में क्या होता है? मुख होता है, एक परखनली होती है, और नली से क्या होता है? लावा का उद्गार होता है। भूगर्भ के अंदर जब लावा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और धरातल पर जैसे ही मैग्मा आता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। और लावा कितने प्रकार का होता है साथियों? एक तो अम्लीय लावा और फैटिक लावा। ध्यान दीजिएगा। तो केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले। तो यहां कौन सा हुआ? दरारी उद्भेदन हुआ। और दरारी उद्भेदन से जो निस्सृत ज्वाला है, जो लावा है, उसके द्वारा प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। अब ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय पठार किस प्लेट का हिस्सा है? यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। किसका है साथियों? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में किस किस को इंक्लूड किया जाता है? बताइए। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में भारत को और किसको सम्मिलित किया जाएगा? अंटार्कटिका को, ऑस्ट्रेलिया वाले भाग को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में सम्मिलित किया जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। और जो गोंडवाना लैंड है वो किससे बना हुआ है?
दृढ़ चट्टानों से बना हुआ है। दृढ़ चट्टानों का मतलब आग्नेय चट्टानों से। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। सबसे लास्ट में कौन सी चट्टान बनती है? अवसादी चट्टान। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब दरारी उद्भेदन से निःसृत लावा के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। तो यहाँ कैसी मृदा पाई जाएगी साथियों? काली मृदा। कौन सी मृदा पाई जाएगी? काली मृदा। अब यहाँ काफी बार प्रश्न पूछा है कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। और काली मृदा को हम क्या कहते हैं? रेगुर मृदा। क्या कहते हैं? रेगुर मृदा। और इस रेगुर मृदा में कपास की खेती ज्यादा होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मृदा भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार कैसी मृदा से बना हुआ है? काली मृदा से। क्या हुआ है? क्या? उसको सही करो, उसको पत्थर लगाओ, वहां पत्थर लगाइए। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कब हुआ? क्रेटेशियस युग में हुआ। और क्रेटेशियस युग में किसके द्वारा? ज्वालामुखी उद्भेदन। यहां से प्रश्न पूछा है किस प्रकार का? दरारी उद्भेदन के द्वारा। केंद्रीय में क्या होता है? एक मुख होता है पर्कनली के द्वारा, जिसको हम ज्वालामुखी का मुख कहते हैं या क्रेटर कहते हैं। क्रेटर के बड़े आकार को हम क्या कहते हैं? कॉलडेरा कहते हैं। और दरारी उद्भेदन क्या होता है? एक भ्रंश के सहारे ज्वालामुखी का उद्भेदन होना और उद्भेदन होने के बाद लावा का धरातल पर प्रभाव हो जाना या फैल जाना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ये किस प्लेट का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार किसका है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। और कैसा है? कौन सा है? यूरेशियन लैंड, यूरेशियन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। यूरेशियन प्लेट को हमने क्या कहा? अंगारा लैंड। और प्रायद्वीपीय पठार को हमने क्या कहा? गोंडवाना लैंड। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहां तक क्लियर है। दृढ़ चट्टानों से बना हुआ है। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। और आग्नेय चट्टानों को हम क्या कहते हैं साथियों? धात्विक चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चट्टानें। और इन धात्विक चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न भी यहां से पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। और आग्नेय चट्टानें कैसी हैं? धात्विक चट्टानें हैं। कैसी हैं? धात्विक चट्टानें। अब प्रायद्वीपीय पठार किसके माध्यम से बना है? निःसृत लावा के द्वारा, ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से। तो इसमें कैसी मृदा पाई जाएगी? काली मृदा। और काली मृदा को हम क्या कहते हैं? रेगुर मृदा या कपासी मृदा। क्योंकि कपास की खेती होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? कपासी मृदा कहा जाता है। अब हम साथियों बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। तो ये प्रश्न भी पीजीटी में पूछा गया है। एनबीएस और केबीएस जो एग्जाम होती हैं उनमें यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार आकृति। कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति। यहां तक क्लियर है। अब ये कितने भूभाग में फैला हुआ है? तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि हमारे यहां पर्वत कितने पर हैं? 10.6%। यदि 100% भूभाग को, भारत के 100% भूभाग को माना जाए तो 10.6% पर क्या है? पर्वत। क्या है साथियों? पर्वत। और ध्यान दीजिएगा 18.5% हिस्से पर क्या है? पहाड़ियां हैं। क्या हैं? पहाड़ियां। और उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा 43.2% भूभाग पर क्या है? मैदान।
और इसके पश्चात यहां हम पहाड़ियां और पठार को, पठार कितने भाग पर है, 27.7% भूभाग पर क्या है, पठार है। तो ये यदि हम पहाड़ियों को और पठार को यदि जोड़ दिया जाए तो कितना भूभाग बैठ गया है, 43.6%। कितना बैठ गया, 43.6% भूभाग। और 43.6% भूभाग होने के कारण हम प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी भौतिक प्रदेशीय इकाई। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, सबसे बड़ी भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यहां तक क्लियर है। अब साथियों हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की शेप कैसी है। प्रायद्वीपीय पठार की शेप कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति है। तो त्रिभुजाकार आकृति होने के कारण यह कितने से कितने, देखिए 1600 किलोमीटर की लंबाई में, कितनी, 1600 किलोमीटर लंबाई और 1400 किलोमीटर चौड़ाई में, 1400 किलोमीटर चौड़ाई। और इसके पश्चात यहां ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से लेकर के 900 मीटर। 600 से लेकर के 900 मीटर क्या है, औसत ऊंचाई है। यहां तक क्लियर है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 43.6 हिस्से में। प्रायद्वीपीय पठार भारत की क्या है, सबसे बड़ी भौतिक प्रदेश इकाई है। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर, लंबाई 1600 किलोमीटर, चौड़ाई है 1400 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये क्या है, हॉस्ट पर्वत है। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, हॉस्ट पर्वत है। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, हॉस्ट पर्वत है। कैसा है, हॉस्ट पर्वत। क्योंकि क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार होने से पूर्व भी ये क्या थी, इकाई विद्वान थी। क्या थी, इकाई विद्वान थी। और इकाई विद्वान होने के कारण इसके ऊपर क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ दरारी उद्भेदन के माध्यम से। और दरारी उद्भेदन के माध्यम से जैसे ही क्या हुआ, लावा का प्रभाव हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉस्ट पर्वत कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, ग्रेनाइट, नीस और स्लेट। ये इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब यहां तक क्लियर है। अब प्रायद्वीपीय पठार को हम दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप। अब देखिए दक्कन ट्रैप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोपानी संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बेंचेज स्ट्रक्चर पाया जाता है, सोपानी संरचना पाई जाती हैं। सोपानी संरचना क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि साथियों जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो ज्वालामुखी उद्गार में जो दरार थी वो पश्चिमी भाग में स्थित थी। कहाँ थी, पश्चिमी भाग में स्थित थी। और पश्चिमी भाग में अब स्थित होने के कारण कौन कौन से क्षेत्र में, तो गुजरात का दक्षिणी वाला भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और इन क्षेत्रों में क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार की जो दरार थी वो यहां ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, लावा निःसृत हुआ। और लावा निःसृत होने के कारण किसका जमाव हुआ, लावा का जमाव हुआ। तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में लावा की मोटाई अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लावा की मोटाई अधिक पाई जाती है, मोटाई अधिक पाई जाती है, जबकि पूर्व भाग में मोटाई
कम पाई जाती है। मोटाई क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, क्योंकि ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ तो उसका जो केंद्र था, दरार का जो केंद्र बिंदु था वो पश्चिमी भाग था, अतः पश्चिमी भाग में मोटाई अधिक पाई जाती है, जबकि पूर्व भाग में मोटाई कम पाई जाती है। अतः प्रायद्वीपीय पठार में कैसी संरचना पाई जाती है? सोपानी संरचना पाई जाती है, सोपानी संरचना पाई जाती है। और सोपानी संरचना के कारण क्या है? यहाँ नदी अधिक संतुलित मात्रा में प्रवाहित होती हैं, संतुलित मात्रा में, संतुलित रूप से क्या होती हैं? से प्रवाहित होती हैं। यहां तक क्लियर है? अब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण ये भाग क्या है? विवर्तन की दृष्टि से क्या है? विवर्तन की दृष्टि से क्या है? शांत है। क्या है? विवर्तन की दृष्टि से क्या है? शांत। क्योंकि यहां क्या पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। विवर्तन की दृष्टि से क्या है? शांत। यहां तक क्लियर है? दृष्टि से शांत है। अब देखिए साथियों, विवर्तन की दृष्टि से क्या है? शांत है, क्योंकि ये दृढ़ भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? दृढ़ भूखंड है और विवर्तन की दृष्टि से शांत है। अब प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका उत्तरी पूर्वी हिस्सा कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार के पश्चात गंगा नदी ने क्या किया है? मालदा गैप या राजमहल गारो गैप का निर्माण किया है। मालदा गैप भी कह सकते हैं या फिर इसको राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। तो मालदा गैप और राजमहल गारो गैप के द्वारा ये क्या है? उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती, मिकिर और रेगमा की पहाड़ियों से क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। अब हम प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं: मध्यवर्तीय उच्च भूमि और दक्कन का पठार और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां। इसके बारे में साथियों कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।